अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। टैरिफ की बढ़ोतरी के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ है एक्चुअली, जितना लगा रहे हैं उतना तो इन्होंने अपनी तरफ से टैरिफ को बढ़ा दिया। एक तरह का दबाव ये बनाना चाह रहे थे। इस पर हमने काफ़ी बातचीत की, तमाम एक्सपर्ट से बातचीत की है। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो भी कुछ करना चाह रहे हैं, इससे अमेरिका का भी कितना नुकसान हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही कई बड़े फैसले लिए, कई बयान दिए हैं और उसमें उनका ये जो टैरिफ वाला ट्रिक है, ये काफ़ी दिक्कतें दुनिया भर में पैदा कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ रहा है। दुनिया भर की अगर आप बाज़ारों को देखें, शेयर मार्केट्स को देखें, तो टैरिफ की बढ़ोतरी के बाद ये धड़ाम हो गए हैं। भारत पर भी इसका बड़ा नकारात्मक असर देखा जा रहा है। जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनके लिए तो बड़ा झटका है। भारत समेत कई बड़े देशों के शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी जा रही है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चेतावनी दी है कि ये टैरिफ न केवल कनाडा बल्कि अमेरिका के लिए भी आत्मघाती साबित होगा। और भारत में भी जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो इस बात को मानते हैं कि इससे अमेरिका का भी नुकसान होगा। दुनिया भर का नुकसान तो हो ही रहा है। वहीं ट्रंप का दावा है कि यह कदम अमेरिका को पहले से कहीं ज़्यादा धनी बनाएगा, लेकिन दुनिया के बाजारों की प्रतिक्रिया और ग्लोबल लीडर्स के बयान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। तो कुछ बातें समझने जैसी हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप खुद एक बड़े अच्छे व्यवसायी रहे हैं और व्यवसाय को बहुत अच्छे से जानते समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने कई ऐसे डिसीजन भी लिए हैं। मतलब एक पॉलिटिक्स होती है, एक इकोनॉमिक्स होती है, और दोनों को मिक्स भी करके रखा जाता है। पर ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि अपने सलाहकारों की वजह से या जो भी वजह रही हों, डोनाल्ड ट्रंप अब कोशिश कर रहे हैं कि वो इकोनॉमिक्स के मोर्चे पर भी अपने कुछ डिसीजन सामने रखें। आइए इस पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ आकाश जिंदल जी, जाने माने अर्थशास्त्री हैं देश के, और डॉक्टर अंशु जोशी, जो कि इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से जुड़ी हुई हैं, वो भी मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। आपका विषय है, सीधे सीधे मुझे ये बताएं आप कि ये आत्मघाती होगा, इस पर तो आपने भी कई बार अपनी टिप्पणी रखी है, हमने आपने बातचीत भी की है, लेकिन ये जो शेयर मार्केट है, आज का फोकस इस पर ज़रा पहले करते हैं, क्योंकि टैरिफ पर बहुत बात हो चुकी। ये शेयर मार्केट पर इतना असर क्यों हो रहा है, और जो इन्वेस्टर अभी आपको सुन रहे हैं, क्या उनको चिंता करनी चाहिए, डरने वाली बात है उनके लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर प्रवीण। यही आनंद आता है आपके साथ शोज करके। ऑफ बीट क्वेश्चंस आप पूछते हैं। मेरे हिसाब से चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले में काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। आज मैं मानता हूं, और ये चीज आपको सही कह रहे हैं, टैरिफ वॉर की प्रेडिक्शन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.इन ने और मैंने आकाशंदल ने तमाम चैनल्स पे और आपके साथ की थी डॉक्टर प्रवीण। टैरिफ वॉर शुरू हो चुकी है। दुनिया ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रही है, इन दो बातों के बारे में कोई शक नहीं है। चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ लगा दिए हैं, जिसकी मैं हमेशा बात किया करता था। अब और कंट्रीज की तरफ से, शायद यूरोप की तरफ से भी रिटेलिएटरी टैरिफ लगे। लेकिन हिंदुस्तान की बात करें, हमारे फंडामेंटल्स बहुत बहुत स्ट्रांग है। जीडीपी ग्रोथ 9.2% 2023-24 का रिवाइज डेटा आया है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से फास्टेस्ट है। 2015 से 2025 105% की जीडीपी ग्रोथ हमारी है। और अभी ताजा डेटा देता हूँ, 16 मार्च 2025 को इनकम टैक्स कलेक्शन का डेटा आता है। 16% की ग्रोथ है। इनकम टैक्स कब देंगे लोग? तभी देंगे जब इनकम बड़ी होगी, यानी खुशहाली है यहाँ पे। जीएसटी कलेक्शन कई बार हम आप जिक्र कर चुके हैं। मार्च का डेटा भी बहुत अच्छा आया है। जीएसटी कलेक्शन कब आएगा? जब लोग खर्चा करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, लोग अपने शौक पूरे करेंगे। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग चल रही है। दूसरा, हम डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है। हम चाइना की तरह एक्सपोर्ट्स के ऊपर निर्भर नहीं है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी स्ट्रेंथ है। तीसरा क्या है, अब यूएस चाइना टैरिफ वॉर चलेगी, ट्रेड वॉर चलेगी, तो ये प्राइमरीली यूएस चाइना के बीच में होगी। ऐसे में हिंदुस्तान की पोजीशन बेटर रहेगी, क्योंकि चाइना पे देखिए पहले भी टैरिफ लगे, जब कनाडा मैक्सिको पे लगे थे, चाइना पे तब भी लगे, अब भी लगे। हिंदुस्तान पे उसके मुकाबले में कम लगे हैं। तो ऐसे में यूएस को एक एलाई चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए। ये एक और मुझे हिंदुस्तान की एक इस सरकार ने पर बहुत एक बढ़िया काम सवाल किया। आपसे पूछना है आकाश जी, इसी बात पर थोड़ा सा, ये क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है तो मैं यही इसीलिए बीच में इसको सप्लीमेंट क्वेश्चन की तरह डाल रहा हूँ।
अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ किया पूरी दुनिया में एक तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाकर, अगर उनको टारगेट कुछ देशों को करना तो होता तो वो शायद कुछ देशों को करते, लेकिन पूरी दुनिया में ये करने का मतलब, एक तो इसकी दो वजह मुझे दिखाई पड़ती है। पहला ये कि वो ये दिखाएं कि नहीं, ये किसी हमारा इसमें कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं, हम सबके लिए कर रहे हैं। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि सचमुच में उनको इससे कोई फायदा लग रहा है कि पूरी दुनिया में किस किस के साथ हमारा कितना व्यवसाय चल रहा है, उसके आधार पर रेसिप्रोकल टैरिफ से हमको क्या फायदा होगा। जी, बहुत अच्छे दोनों प्रश्न आपने पूछे, मन प्रसन्न हो गया। पहले दूसरे प्रश्न का आंसर दूंगा। उनको क्या फायदा हो रहा है? उनको फायदा सबसे बड़ा ये हुआ है कि हैंड्स ऑफ मूवमेंट शुरू हो गई है यूएस में। 50 जगह कम से कम डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो एक्शन रहे हैं उनके अगेंस्ट यूएस में उनके अपने देश में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। और अभी तो इन्फ्लेशन वाले जो प्रोटेस्ट हैं वो तो अभी आएंगे, क्योंकि वहां के कंज्यूमर के लिए महंगाई बढ़ रही है, स्लो डाउन बढ़ रही है। ना सिर्फ कंज्यूमर के लिए महंगाई बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं वो भी महंगे हो जाएंगे, दुनिया भर से आएंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का स्लो डाउन भी वहां पे होगा। तो ट्रंप साहब को जो कर रहे हैं उनकी अपनी इकोनॉमी में, उसको लेके एजिटेशन एक जगह नहीं, जगह जगह शुरू हो गए हैं। जहां तक हमारी बात है, हम पे एक तो टैरिफ कम लगे हैं, दूसरा हिंदुस्तान और अमेरिका का डायलॉग अभी चल रहा है। तो डायलॉग के चलते हुए टैरिफ कम होने की संभावना है। दूसरा, आपने जो कहा कि सब कंट्री पे लगाए, लेकिन रेट अलग अलग लगाया, ये भी देखिए। तो रेट कहीं ना कहीं जब हिंदुस्तान पे कम लगा है तो वो कहीं ना कहीं संभावना है कि हमारे, और फिर हमारी सरकार जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड सरकार है। और आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ, बातें सिर्फ ये नहीं है कि आकाश जिंदल बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर हुई, हमने रशिया से भी अच्छे रिलेशन रखे, नाटो से भी अच्छे रिलेशन रखे, यूएस से भी अच्छे रिलेशन रखे। हमने रशिया से सस्ता क्रूड ऑयल लिया रूपी टर्म में। आपदा में अवसर हमने जो है खोजा, साथ ही साथ रशिया से हम सस्ता क्रूड लेते रहे और रिफाइंड क्रूड जो है यूरोप को बेचते रहे। तो हमने सिचुएशन का फायदा उठाया। जबकि ये तो बात सही है, ये हमारी बड़ी रिकॉर्ड है। मैं एक चीज और आकाश जी जानना चाहता हूं। जब ये खबर आई, जब मैं आप बात कर रहे हैं, आपने हेडलाइन भी सुनी होगी, ये एक महज इत्तेफाक है या इंटरकनेक्टेड है कि 50 रुपए सिलेंडर पे बढ़ गए अचानक से, अब लोग उसको महंगाई की तरह भी ले रहे हैं? तो ये इंटरकनेक्टेड है या आपको लगता है इत्तेफाक है महज कि एक शेयर मार्केट गिर रहा है और उसके बीच में ये हमारे सिलेंडर के दाम या महंगाई बढ़ने की जो चर्चाएं होने लगी? डॉक्टर प्रवीण, आप बहुत ऑफ बीट क्वेश्चन पूछते हैं और वही शो का आनंद बढ़ाता है। कि दो चीजें आज हुई हैं, एक तो पेट्रोल और डीजल। उसमें दर्शकों को बता दूं, जो छुपा हुआ क्वेश्चन है जो आपने नहीं पूछा, जो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, हुआ क्या है। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल $63 पर बैरल, जो आप बखूबी जानते हैं, पहुंच गया है ब्रेंट क्रूड। उसके चलते क्या है, क्रूड ऑयल के दाम कम हुए क्योंकि ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार ने ₹2 एक्साइज बढ़ा दिया, आम आदमी को फर्क नहीं पड़ने दिया। आम आदमी के लिए रेट वही रहा, लेकिन सरकार कुछ सरकारी डेफिसिट पूरा कर लेगी, कुछ जनता की वेलफेयर के लिए वो खर्चा कर देगी। तो आम आदमी को पता नहीं चला, बट ₹2 एक्साइज बढ़ गया, क्योंकि उधर से जो है खपत, यानी जो लागत है, सारी माफ कीजिए, लागत जो है देसी भाषा में कहूँ, वो सस्ती हो गई है। गैस की जो बात है, गैस की कीमत बढ़ाई गई है। हालांकि गैस की कीमत बढ़ाने का मैं समर्थन नहीं करता, बट ये आज पेट्रोल डीजल में भी चीज हुई है। और पेट्रोल डीजल, अगर क्रूड ऑयल और गिर गया तो शायद कम किया जाए, बट पेट्रोल डीजल गिरने का जो एडवांटेज मिलना चाहिए था साधारण हिंदुस्तानी कंज्यूमर को, वो नहीं मिला है। यहां मैं आपके साथ हूं, यहां आम हिंदुस्तानी को एडवांटेज मिलना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं सरकार अपने हाथ में मजबूत कर रही है, क्योंकि सरकार को आने वाले दिन दिख रहे हैं। आने वाले दिन कड़ी चुनौती सरकार के सामने है, तो उस कड़ी चुनौती से सरकार बखूबी निपटेगी और डायलॉग चलेगा। डायलॉग के जरिए हमें कंसेशंस मिलेंगे और हिंदुस्तान, क्योंकि चाइना के अगेंस्ट एक एलाई चाहिए उनको, हिंदुस्तान वो एलाई बन के उभरेगा। और साथ ही साथ ग्लोबल मनी अब चाइना नहीं जाएगा, क्योंकि चाइना तो बहुत बुरी तरह इंपैक्टेड है। ग्लोबल मनी हिंदुस्तान ज्यादा आएगा चाइना के मुकाबले। बात कंपैरेटिव ही है। देखिए, एग्जाम्स खराब हुए, रिजल्ट सारी क्लास का खराब है, लेकिन फिर भी जो 60% ले गया वो टॉपर है 85% की जगह। तो हम 60% वाले तो है ना, कम मार्क्स के साथ टॉपर है। तो ग्लोबल मनी यहां आएगा। तो जो आपका शुरू में क्वेश्चन था स्टॉक मार्केट का, वो क्वेश्चन के चलते हुए ग्लोबल मनी जब यहां आएगा तो स्टॉक मार्केट्स के रिकवरी करने की बहुत संभावना है। आज भी डॉक्टर प्रवीण यही हुआ, 3900 पॉइंट मार्केट डाउन खुली थी, बंद होते होते महज 2200 पॉइंट रहेगी, क्योंकि ग्लोबल मनी के लिए हिंदुस्तान एक बढ़िया जगह है। अब चाइना वो नहीं जाएगा, पहले चाइना जा रहा था। चाइना के साथ जो एक टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर चल रही है, अभी तो रिटेलिएटरी टैरिफ की बात है, अभी और भी चीजें आएंगी जो चीजें अनाउंस नहीं की जाएंगी। यूएस की कंपनियां, फॉर्च्यून 500 कंपनियां चाइना में भी और जगह कारोबार करती हैं। अब वॉर होती है तो आप समझ ही रहे हैं, वॉर होती है तो वॉर के तरीके से चलती है। हिंदुस्तान ही है
जो हाथ मिला के अभी भी बैठ के चाय पिला के बात करेगा और उसका सोल्यूशन निकालेगा। तो इसलिए हाल, अब देसी भाषा में कहूं, हालात ये है कि हमारे अपने घर के हालात अच्छे हैं, गली में मोहल्ले में बहुत झगड़ा हो रहा है, तो गली मोहल्ले में झगड़ा हो रहा है इसके कारण हमारे घर पे भी दिक्कत है। पिताजी कमाने नहीं जा पा रहे, माताजी गोभी नहीं लेके आ नहीं पा रही, तो घर पे सब्जी नहीं बन रही, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, लेकिन घर में फिर भी दूसरों के मुकाबले पोजीशन अच्छी है। तो वी हैव आल्सो बीन इंपैक्टेड। बारिश हो रही है लेकिन हम छाता लेके खड़े हुए हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल आपने दिया। पूरी दुनिया की आपने जियो पॉलिटिक्स को गली मोहल्ले की लड़ाई के साथ में, मतलब ये समझने के लिए अच्छा है मोटे मोटे तौर पर। और डॉक्टर अंशु भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं पहले ही उनका स्वागत कर चुका हूं उनके जुड़ने के पहले, लेकिन फिर एक बार आपका स्वागत है डॉक्टर अंशु जोशी। अभी अच्छा अवसर मिल गया, आप थोड़ा देरी से जुड़ी, लेकिन इस बीच में मैंने इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीज़ें जो है वो आकाश जी से समझ ली हैं। थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मसला आपसे समझते हैं। ट्रंप कह रहे हैं हम पहले से ज़्यादा अमीर बनेंगे। एक बात मैंने आकाश जी से पूछी थी, वो आपसे भी पूछना चाहूँगा। ये बात भारत चाहे टैरिफ दरों के लिहाज से देखें तो हम ऐसा कहते हैं कि हम दोस्त हैं, लेकिन पूरी दुनिया के साथ अगर ये कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अचानक से उन्होंने कोई कदम उठा लिया हो। कोई ना कोई रिसर्च की होगी, उनके सलाहकारों ने कुछ बताया होगा और इतना कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे हैं। बेवजह वो पूरी दुनिया को क्यों हिलाकर रख देंगे? प्रवीण जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न और चर्चा का एक बिंदु मेरे सामने रखा है। और इसके पहले जब जुड़ी तो मैं आकाश भाई की बातों को सुन रही थी। वे अर्थशास्त्री हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देकर के उन्होंने ये बात तो समझाने का प्रयास किया कि पूरी दुनिया पर ओले बरस रहे हों लेकिन अभी हमारे हाथ में छाता है। लेकिन ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से आप यदि वैश्विक राजनीति की दृष्टि से देखें तो पूरा विश्व वैसे ही कोविड के बाद दो दो युद्धों से उपजी आर्थिक समस्याओं को झेल रहा है, अलग अलग दूसरे रेपरकशंस को झेल रहा है। और इसके बीच जब ट्रंप राष्ट्रपति बन के आते हैं तो उन्होंने अपने इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान ही इन मंशाओं को स्पष्ट कर दिया था कि यदि वे राष्ट्रपति बन के आएंगे तो वे चीन, कनाडा और तमाम जो ऐसे देश है जिनके साथ कहीं ना कहीं अमेरिका के हम बहुत गर्मजोशी भरे संबंध नहीं कह सकते, या चीन के साथ तो सीधे सीधे ट्रेड वॉर में भी अमेरिका लंबे समय से लिप्त है, तो उन पर वो टैरिफ बढ़ाएंगे। जब टैरिफ आयात निर्यात पे बढ़ता है तो इसका असर सीधे सीधे सप्लाई चेन पर भी पड़ता है, जो उत्पाद होते हैं उनकी कीमतों पर भी पड़ता है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और इसकी वजह से हो सकता है कि अमेरिका यदि जैसे फॉर एग्जाम्पल कनाडा पर टैरिफ बढ़ाता है तो इसकी वजह से अमेरिका को फायदा हो सकता है, कनाडा को निश्चित तौर पर नुकसान होगा। लेकिन कनाडा जिन वस्तुओं को अमेरिका को भेज रहा है, जब कनाडा टैरिफ बढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं वहां पर फिर अमेरिका पर भी हमें उसका असर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। बीते दिनों हमने कैनेडियन ऑफिशियल्स के हवाले से इस प्रकार की उद्घोषणाओं को भी सुना था और इसी प्रकार की बातें हमने मैक्सिकन ऑफिशियल्स के हवाले से भी सुनी थी। और अब जो स्थितियां बन गई हैं तो उस पर हम देख रहे हैं कि कैसे पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोहराम मच गया है, प्रधानमंत्री भी बोल चुके नजर आ रही है। आज तो कनाडा के प्रधानमंत्री बोल चुके कि हमें जो नुकसान होगा वो होगा, लेकिन हमसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने आज बोल दिया। अच्छा, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाया है इससे अमेरिका का सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, ये बात कही जा रही है। फिर भी उन्होंने क्या आकलन किया है समझने जैसा है। दूसरी बात, हमें नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका के आप भले ही दुनिया की बड़ी ताकत, बड़ा पैसा, उसकी इकोनॉमी में बहुत गिरावट आई है, बहुत परेशान है, अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा रखने के लिए अभी जूझ रहा है हमें। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात को डोनाल्ड ट्रंप अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहते रहे। डॉक्टर अंशु, आप अपनी बात को कंटिन्यू भी करें। और जो एक पॉइंट मैंने जोड़ा था कि वर्तमान स्थिति जो अमेरिका की है, क्या उससे उभरना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, या अपनी ताकत को दिखाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, या अपने देशवासियों को दिखाना चाहते हैं कि देखो तुमने मुझे ये जो अवसर दिया है, इस अवसर पर मैं क्या क्या नहीं कर जा रहा हूं। एक जज्बाती भी होते हैं ना, जैसे उनका भाषण बड़ा जज्बाती था शपथ ग्रहण के दौरान, वैसे ही उनके कदम भी बड़े जज्बाती हो सकते हैं। प्रवीण जी, जज्बाती हो सकते हैं पर ट्रंप मुझे बहुत जज्बाती नेता लगते नहीं हैं। मेरे हिसाब से वो एक विशुद्ध व्यापारी लीडर के रूप में मैं उनको देखती हूँ और नफे नुकसान की औरतों को नजर डाल ही लेते हैं। तो एक तो अमेरिका स्वयं घरेलू आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है, हम ये समझ लें, क्योंकि अमेरिका के सामने बढ़ती कीमतों का, अनएम्प्लॉयमेंट का, अच्छी बाजार की स्थितियां नहीं है वहां पर, इस प्रकार का संकट तो बना ही हुआ है। और यही कारण है कि बाइडेन को अलोकप्रियता का सामना करना पड़ा। और जिस प्रकार के वायदे फिर ट्रंप ने किए इलेक्टोरल कैंपेन में, जिसमें कि ये टैरिफ प्लान
प्लान उन्होंने साफ साफ अपने लोगों के सामने रख दिया था, और तभी से वैश्विक राजनीति के पटल पर हलचल मचनी शुरू हो गई थी। तो मैं कहूंगी कि एक कॉन्कोशन है, ये एक मिक्स है, जिसमें वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के वायदे को भी कहीं ना कहीं सिद्ध करके दिखाना चाह रहे हैं। वो जो उनके एनिमी राइवल कंट्रीज हैं जैसे कि चीन या कनाडा के हवाले से बहुत अच्छे ट्रंप के विचार नहीं है तो वहां पर, और फिर बाकी वो ये चाह रहे हैं कि एक वैश्विक स्तर पर अमेरिका की जो पहले एक ग्लोरियस और एक नंबर 1 देश की भूमिका थी, उस प्रकार की वो जो भूमिका है या उसका जो एक उसका जो रुतबा रहा है उसको फिर से कहीं ना कहीं माना जाए। क्योंकि आज की जो दुनिया है प्रवीण जी, वो मल्टीपोलर हो रखी है, बहुध्रुवीय हो रखी है, शक्ति के अलग अलग मायने हैं। पर मैं आपको बताऊं कि ये स्टैगफ्लेशन का भी एक खतरा है जो इस निर्णय के कारण अमेरिका पर मंडरा रहा है। ये वो कंसेप्ट है जो मुझे लगता है आकाश जी बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, लेकिन जितना मैं समझती हूं, मैं राजनीति विज्ञान से हूं, इंटरनेशनल रिलेशन से हूं, तो मैंने जो इसके बारे में पढ़ा है, इसकी वजह से, इस तरह के हाई टैरिफ्स लगाने की वजह से अमेरिका को भी आर्थिक चुनौतियां आएंगी, वहां पर आर्थिक मंदी का सामना अमेरिका को करना पड़ सकता है, जी कीमतें बढ़ेंगी, और वहां पर भी जो आर्थिक प्रगति है वो रुकने का खतरा है, जिसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। जी तो फिर एक ट्रंप अगर ये जानते हुए इस प्रकार का निर्णय ले रहे हैं, तो यहां एक प्रश्न चिन्ह भी उठता है कि वो सब कुछ जानते बूझते इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं। ठीक। अच्छा आकाश जी, जब मैं ये बात करता हूँ ना, दर्शक देखते हैं, कई बार वो बोलते भी हैं कि भाई अमेरिका अमेरिका का क्या बुरा हो रहा है, उसकी क्या ठीक है, उसकी जो अर्थ है। अरे हमें बताओ, शेयर मार्केट गिरता चला जा रहा है यार, इन्वेस्ट। और आकाश जिंदल जैसे गेस्ट बैठे हों जिनसे लोग वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड भी यही सब सलाह ज़्यादातर लेते होंगे, क्योंकि उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट जब SIP का मैंने देखा बड़ा सुर सा चढ़ा था, हमको तो समझ में ही नहीं आता है, ना कर पाते हैं, ना समझा पाते हैं, ना समझ पाते हैं। लेकिन फिर भी आप जैसा अगर एक एक्सपर्ट बैठा है तो जो कर रहे हैं और सुनने, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, और बड़े वीडियोस चलने लगे यूट्यूब पे, भाई थोड़ा थोड़ा करो, कंपाउंडिंग होके करोड़पति बन जाओगे, उसके सपने देखने लगे। वो सारे लोग मार्केट में गए। मैं ये नहीं कहता मार्केट अच्छा कि बुरा, जो जानते नहीं उस पर क्या कहना है, बट मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उनके लिए ये समय और आने वाला समय प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? कोई सतर्कता बरतने की जरूरत है? ये जो बार बार ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, लाल लाल नीचे चला जाता जा रहा है, कहीं ऐसा ना, कुछ लोग खरीदारी भी करते हैं ऐसे समय पर, लेकिन फिर भी आप क्या एक्सपर्ट के नाते उनको सलाह देना चाहेंगे? डॉक्टर प्रवीण, आपका सवाल ही बहुत क्वालिटी है और आपने इस शो में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली सारा कुछ कवर कर लिया है। अब मैं बात शुरू करूंगा, जो डॉक्टर अंशु ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, स्टैगफ्लेशन की। जी हाँ, यूएस में स्टैगफ्लेशन का खतरा पदा हुआ है। आपके जवाब पे आऊंगा। स्टैगफ्लेशन का मतलब स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। एक तरफ इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाती है, यानी सिंपल शब्द में आपकी नौकरी से कमाई कम हो जाती है या नहीं आती। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन। अब सिंपल सी बात है, घर में कमाई कमानी शुरू हो जाए, महंगाई बढ़ जाए, तो देखिए हालात क्या होती है। तो स्टैगफ्लेशन की तरफ यूएस बढ़ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी के कुछ हिस्से बढ़ रहे हैं और वो तकलीफ का विषय है, इसके बारे में कोई शक नहीं। अब आ जाती है बात अपने पैसे की, जो आप मार्केट्स की बात कर रहे हैं। मार्केट्स में मैं लोगों को ये कहूंगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को देखें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे विश्वास करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ देखें। देखिए हुआ क्या था, दर्शकों को वापस लेके जाऊंगा सब प्राइम में। 2008 का समय, सब प्राइम क्राइसिस जब आया था, डॉक्टर प्रवीण आपको तो वक्त अच्छे से याद है, तब भी क्या हुआ था, हम घबरा गए थे कि हिंदुस्तान में भी क्या हुआ। लेकिन कुछ देर बाद हमने रियलाइज किया हमारे बैंक तो स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। सब प्राइम डेरिवेटिव्स तो जो है एक यूएस का खेल था, हमारे यहाँ तो सब प्राइम लोन्स थे ही नहीं, हमारे यहाँ तो उस तरह के लोन्स थे ही नहीं। क्योंकि यूएस में कॉन्सेप्ट ऐसे क्या हुआ करते थे, आपने घर पे लोन लिया, घर का प्राइस बढ़ गई तो और लोन मिल जाता था, किस लिए कि लाइफस्टाइल पे खर्च करो। जबकि हिंदुस्तान तो बड़ा प्रूडेंट रहा है। तो कहीं ना कहीं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये एक इंपोर्टेड प्रॉब्लम है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, ये इंपोर्टेड प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है। तो इसलिए जो है घबराहट, पैनिक बिल्कुल ना करें। पैनिक करने की सिचुएशन नहीं है, रादर इस समय कूल रखने की सिचुएशन है। और ये देखने की बात है कि हिंदुस्तान ने पिछले 10 साल में तमाम इश्यूज के बावजूद, कोरोना, रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल इशू, जियोपॉलिटिकल समस्या, उसके बावजूद हमने 10 साल में 105% की ग्रोथ दी है, जो दुनिया में सबसे फास्ट है बड़ी इकोनॉमीज में से। तो हिंदुस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम प्रॉब्लम्स के बावजूद हम रिकवर किए। कोरोना में हम डाउन गए थे, कोरोना के बाद देखिए क्या रिकवरी हुई है। रशिया यूक्रेन वॉर की घबराहट यहां भी हुई थी, देखिए रिकवरी क्या हुई है। और फिर मैंने आपको बताया प्रूफ, जर्मनी डाउन गया रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम, चाइना डिफ्लेशन का शिकार हुआ, हिंदुस्तान तो तरक्की करता गया। या आकाशदल.in ग्लोबल एजेंसी ने कहा है कि उस समय जो स्लो डाउन के वक्त में
अगर कोई चमकता सितारा है दुनिया में तो हिंदुस्तान है। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है जो प्रूव करता है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन और डिमांड। और तीसरी बात, एक बात अक्सर मुझे आज बहुत चैनल्स ने पूछी कि आईटी सेक्टर का क्या होगा। मेरा यहाँ पे एक और चीज माननी है, अगर हमारा आईटी नहीं मिलता तो यूएस की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। हमारी आईटी के बिना तो यूएस ही नहीं चल पाएगा जनाब। आप इसको दूसरा एनालिसिस कीजिए, आईटी सेक्टर तो हमारा चलेगा क्योंकि यूएस की इकोनॉमी हमारे आईटी के बिना सोचिए चल सकती है क्या? यूएस के बैंक, क्या यूएस की फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे आईटी के बिना चल सकती है? तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान को इम्पैक्ट कम होगा और इस सिचुएशन का फायदा हम उठा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम इंग्लैंड और फ्रांस महाशक्तियां थी, लड़ रही थी। अमेरिका महाशक्ति नहीं थी, वो दोनों को हथियार बेचता रहा और उसके बाद महाशक्ति के रूप में उभरा। तो एक यहाँ आपदा में अवसर भी ये है। आप मुझे एक अच्छे पॉइंट पर लाए, क्योंकि situation है, adversity में मैं opportunity समय है। थोड़ा सा सीमित है, ये तो चर्चा ऐसी है कि इस पर बहुत घंटों बात हो सकती है। लेकिन आप धन्यवाद, मैं वहीं पर ले जाना चाह रहा था चर्चा को, ठीक यहीं पर आप लाए जहां डॉक्टर अंशु से मैं यही पूछना चाहता था। डॉक्टर अंशु, हम जानते हैं दुनिया के जो ताकतवर देश, खास तौर पर अमेरिका, पहले किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य होता था, आजकल तो वो खैर अलग एक दुनिया हो गई उनकी, लेकिन अमेरिका का आज का जो नया तरीका है, ये औपनिवेशिक काल एक नए किस्म का है। वैसा नहीं है कि अब हथियार लेकर घुस जाओ, यहाँ पर थोड़ा सा थ्रेट, थोड़ा सा डर, दो लोगों की लड़ाई का फायदा, इकोनॉमिक्स में हेर फेर, इधर उधर दबाव डालना। रेसिप्रोकल टैरिफ एक बहुत ताज़ा उदाहरण है, उसके क्या इंपैक्ट होंगे आने वाले समय में पता लगेगा। क्या अमेरिका वैश्विक दबदबे को कायम रखने के प्रयास कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को वो शक्तिशाली कहना नहीं, वो दिखाना भी चाहते हैं, इसीलिए छेड़छाड़ करते हैं। और आप आज दुनिया को, जब सब बड़ी ताकतें हो गई हैं, भारत भी तेजी से ग्रो कर रहा है जिसके बारे में आकाश जी ने डिटेल में बताया, अमेरिका की स्थिति क्या पाते हैं? कोई छटपटाहट तो नहीं कि भाई पिछड़ ना जाए? नहीं, अमेरिका आज की यदि आप वैश्विक राजनीति को या ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि शक्ति एक समय पे, जैसे जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब दुनिया बाइपोलर हो गई थी, दो खेमों में बट गई थी। जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ तब दुनिया थोड़े समय के लिए यूनिपोलर हुई, जब अमेरिका एक सर्वोच्च शक्ति, हेजेमोनिक पावर बन के उभरा। लेकिन जब 91 के दशक में ग्लोबलाइजेशन आया, इकोनॉमी ओपन हुई, लिबरलाइजेशन आया, कंप्यूटर्स और इंटरनेट ने हमारे दरवाजों पर दस्तक दी, वहां से शक्ति के मायने बदलने शुरू हुए। जोसेफ नाय ने 1992 में सॉफ्ट पावर की टर्म दी, जिसमें आर्थिक शक्ति एक बड़ी शक्ति के पैमाने के रूप में उभरी। और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से चीन और भारत जैसे देशों ने एशिया से एक वर्चस्व कायम करना शुरू किया, और आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। ये टैरिफ बम गिरा के मुझे नहीं लगता कि इससे दुनिया यूनिपोलर होने वाली है। और मैं आकाश जी की बात को आगे बढ़ाऊंगी कि भारत के लिए भी आपदा में अवसर की बात है, क्योंकि हम, एक तो हमारी जो घरेलू हमारा जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है और हमारा निर्यात सीमित है, तो हम पर इतना बड़ा बम गिरने वाला नहीं है। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी तो देखा कि हमारी जीडीपी पे 0.19 प्रतिशत की कुछ ऐसी बहुत मामूली सी गिरावट आएगी। और हमारे पास अवसर यह है कि हमारे ऊपर जो टैरिफ लगा है वो अभी भी 10% के इक्वल बेस टैरिफ के बाद हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ है। लेकिन आप वियतनाम, बांग्लादेश और चीन जैसे टैरिफ से इसकी तुलना करें तो अभी भी बहुत कम है। तो हम जैसे जो टेक्सटाइल की दुनिया में हम निर्यात करते हैं अमेरिका को, तो हमारे पास यहाँ पर अब बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि हमारी जो कीमतें हैं वो इसमें अभी कुल भी मिलाकर बांग्लादेश और बहुत वियतनाम की चिंता तुलना में करने की कम हो जरूरत जाएंगी। नहीं है। तो आमतौर पर हमारे ये पास आपदा डिस्कशन में अवसर खबरों है में अब। चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे अवसर भी हैं। ये बहुत ही सुंदर चर्चा रही, मैं इसको बाद में सुनूंगा भी, क्योंकि मुझे आप दोनों ने जो बातें कही हैं वो इस विषय को बड़ी गहराई से समझाती हैं। लेकिन समय की सीमा है, हमारे अगले एंकर भी आ गए, अगला शो शुरू होना है, साथी बार बार कह रहे हैं सर ओवर हो गया है। इसलिए आकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, डॉक्टर अंशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में बड़ी सुंदर जानकारियां आपने दी। बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।